लेकिन बारूदी तबाही देखते देखते कीव ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी और फैसला कर लिया कि यही बारूदी तबाही रूस को भी महसूस करने पर मजबूर किया जाएगा। इसीलिए पिछले 48 घंटे से यूक्रेन ऐसे अटैक कर रहा है जिससे रूस विध्वंसक कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। और अगर रूस विध्वंसक कदम उठाता है तो ये यूक्रेन के पक्ष में माहौल बना देगा। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने अब तक इस रणनीति से जंग क्यों नहीं लड़ी? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अंतिम जंग या आगाज, विध्वंस या महाविनाश। यूक्रेन के क्रीमिया और मॉस्को पर हमले की गति बढ़ रही है। पहले ड्रोन से क्रीमिया को दहलाने की कोशिश, फिर कर्च ब्रिज पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। मॉस्को पर दहलाने वाले हमले की कोशिश, सब एक ही पैटर्न में हो रहा है। हालांकि इस पैटर्न को अपनाने के बावजूद भी यूक्रेन को पूरी कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन अपनी आक्रामकता मॉस्को को दिखाने में कामयाब हो गया। तो क्या यूक्रेन के थिंक टैंक्स ने नई रणनीति के तहत जंग में सेना को उतारा है? और क्या यह अंतिम जंग वाली रणनीति है? ज़ेलेंस्की का नया स्टाइल, कॉपी ऑफ इजराइल। जाहिर तौर पर करीब 1.5 साल से रूस के खिलाफ लड़ते हुए मिन्स्की पैलेस के रणनीतिकारों को कई अनुभव मिले हैं। इसलिए एक निष्कर्ष पर पहुंचकर घातक रणनीति लागू की जा सकती है। लेकिन जानकार बताते हैं कि यह रणनीति नकल है, और यह नकल है इजराइल की वॉरफेयर स्ट्रेटेजी की, जिसे डिकोड किया है एक इजरायली रक्षा अधिकारी और वॉर एनालिस्ट इगोर लेविन ने, जिन्होंने केस स्टडी उन हाल ही के ऑपरेशंस को बनाया है जो नीपर नदी के पार यूक्रेन ने सफलता के साथ किए हैं। उनके मुताबिक 1969 में इजराइल ने ऑपरेशन रवीव लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में इजराइल के 100 टैंक का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन के तहत मिस्र की सीमा पर बने तोपखाने नष्ट कर दिए गए थे। इसमें टैंक क्रू को स्पेशल फोर्स की तरह काम करने को कहा गया था। इसके बाद टैंक क्रू ने ही खुफिया जानकारी जुटाकर ऑपरेशन पूरा किया। दावा है कि इजराइल के इस ऑपरेशन में टैंक क्रू को स्पेशल फोर्स के रूप में खुद को गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिला और बड़े मनोबल से उन्होंने जानकारी जुटाकर एम्बुश लगाया और पीछे हटे, जिससे दुश्मन ने उन्हें कमजोर समझा। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की और अब यूक्रेनी सेना भी ठीक ऐसा ही कर रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस, सेना, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, दूसरे देशों से आए सैनिक, प्राइवेट आर्मी बटालियन सभी मिलकर सीमावर्ती क्षेत्र से रूस की टेरिटरी पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक अटैक कर रही है। हमले में ड्रोन से लेकर मिसाइल तक का इस्तेमाल कर रही है और हमले बहुत कम समय में बहुत तेजी से हो रहे हैं। यूक्रेन के ज्यादातर हमले रूस नाकाम कर देने का दावा कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि यूक्रेनी फोर्स की इस बार की रणनीति पिछली रणनीतियों के मुकाबले कामयाब है। ये तस्वीर 12 अगस्त की दोपहर की है, जिसमें यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। कर्च ब्रिज पर एक बार फिर रॉकेट से हमला करके रूस को दहलाने की कोशिश की, लेकिन रूस के एक्टिव डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के दागे रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। इस धमाके की वजह से कर्च ब्रिज और कई मील दूर तक का इलाका दहल गया। ब्रिज के आर्च से उठे धुएं के गुब्बार को देखकर हर कोई दंग रह गया। अब मुमकिन है कि कर्च ब्रिज को टारगेट बनाने का बदला रूस भयंकर रूप से ले, लेकिन इससे पहले कि बदला लेने का वक्त रूस को मिलता, रणनीतिक रूप से यूक्रेन ने बढ़त बना ली, क्योंकि निशाना सिर्फ कर्च ब्रिज नहीं बना बल्कि रूस के अहम केंद्र भी बने हैं। 12 अगस्त 2023, टारगेट क्रीमिया। 11 अगस्त से क्रीमिया पर जो हमले शुरू हुए वो 24 घंटे तक लगातार क्रीमिया को दहलाते रहे। स्थिति यह थी कि क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार टारगेट इंटरसेप्ट करने में लगे रहे। पिछले कई दिनों से एक्टिव ये एयर डिफेंस सिस्टम 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात सबसे ज्यादा बारूद उगलते देखे गए। दावे के तहत 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 20 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 14 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। इनमें 6 ड्रोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों से गिराए गए। बाकी 8 ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल से गिराया।
इसके अलावा यूक्रेन ने 8 मिसाइल भी क्रीमिया पर दागी, जिन्हें रूस ने एयर डिफेंस से ही इंटरसेप्ट कर लेने का दावा किया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यूक्रेन नाकाम रहा, बल्कि यूक्रेन रूस को दहलाने में रणनीतिक रूप से कामयाब रहा। दावा यह भी है कि ड्रोन और मिसाइल्स के अलावा यूक्रेन ने उसी समय पर रॉकेट से भी हमला किया, जो कामयाब रहे। वहीं सेवेस्तोपोल में अनमैन्ड सरफेस वेसल से हमले की कोशिश की। इसके बाद रूसी फोर्स का ध्यान भटकाकर चोनहार पुल को निशाना बनाया और फिर कर्च ब्रिज को दहला दिया। और कामयाबी का प्रमाण है रूस के विदेश मंत्रालय का बयान। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया और कर्च ब्रिज पर हमले की कोशिश की है। यूक्रेन ने हमारे क्षेत्र में विध्वंस करने की कोशिश की है। यूक्रेन को उसकी हरकतों का जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल गलत है। अब उम्मीद थी कि यूक्रेनी फोर्स रूस की चेतावनी से कदम पीछे खींचती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च और चोनहार ब्रिज के पास फिर से यूक्रेनी ड्रोन्स की उड़ान दर्ज हुई। दरअसल काउंटर ऑफेंसिव फेल होने के बाद यूक्रेन की रणनीति में बड़ा बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है। यूक्रेन एक बार फिर आक्रामक है और रूस डिफेंसिव मुद्रा में। हालांकि ये अलग बात है कि यूक्रेन पूरी ताकत लगाकर भी रूस के कब्जे में कोई क्षेत्र छीन नहीं पाएगा। उल्टे हथियारों की कमी की वजह से और भयावह नतीजे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल इजराइल स्टाइल के हमले की रणनीति पर है। आखिर इस रणनीति से हासिल क्या होगा? क्या यूक्रेन अपनी हार टाल पाएगा? जवाब यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और झटपटाहट से मिलता है। दरअसल यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए नाटो देश यूक्रेन को पैकेज देने से कतरा रहे हैं। हथियारों की सप्लाई जल्दी देने से भी मददगार हाथ पीछे खींच रहे हैं। नाटो देशों का यूक्रेन की रणनीति पर भरोसा घट गया है। यही वजह है कि यूक्रेन ने इजराइल जैसी रणनीति अपनाकर रूसी भंडार को टारगेट किया है। रूस को पहुंचाए गए नुकसान को यूक्रेन बड़ी कामयाबी बता सकेगा। मुमकिन है कि इससे नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए फिर से आ गया है, भारी भरकम पैकेज भी दे, हथियार भी दे। लेकिन इससे यूक्रेन की हार टल जाएगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रूस ने अब भी अपने वो विकल्प नहीं खोले हैं जो न्यूक्लियर ना होकर भी न्यूक्लियर विध्वंस जैसी तबाही मचा सकते हैं। और अगर रूस को उकसाया गया तो उन हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी जीत किसी भी कीमत पर रूस के दुश्मनों की नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।